नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम देखेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, उसके अलावा आईसीटी है, साइको आईसीटी और पेडागोजी। इनके जो आए हुए प्रश्न जो है ना, वो हम देखेंगे। और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले हमने एक क्लास पहले लगाई थी, उसकी अगली क्लास है इतिहास वाला जो पेपर है वो है। इसमें मनोविज्ञान के प्रश्न भी मिलेंगे, कंप्यूटर के और शिक्षा शास्त्र के। तो ये जो 2024 दिसंबर में हुआ था फर्स्ट ग्रेड वाला वो पेपर है। तो मूल्यांकन भी हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। और हम डिटेल भी पढ़ेंगे ताकि सब्जेक्ट आपकी रिवाइज हो जाए। इस मनोवैज्ञानिक ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया है। कि बालक का जो विकास होता है, सामाजिक बालक का जो विकास होता है सांस्कृतिक, उस विकास में भाषा का भी रोल है। हालांकि ये तो एक स्वाभाविक है, भाषा का रोल तो होता ही है, परंतु किस मनोवैज्ञानिक ने उस पर फोकस किया है। तो देखिए, भाषा में दो नाम आते हैं। एक तो नोम चॉम्स्की का आता है, चॉम्स्की, यहाँ ऑप्शन में भी उन्होंने नहीं दिया है। और दूसरा आता है क्या, वाइगोत्स्की। तो क्या उत्तर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल और बता देते हैं। डिटेल भी बता देते हैं वाइगोत्स्की वाला। जैसे आप यहाँ मेरे ख्याल से साफ दिख रहा होगा आपको। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपके। कि भाषा जो है ना, और अपनी जो सोच है, यानी अपनी जो थॉट्स है, थिंकिंग है, तो उनके बीच में संबंध होता है। कि भाई आप मान लीजिए मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आप जब बातें करते हैं ना तो आप उसी में सोचेंगे जब आप सोचते हैं। तो अंग्रेज लोग अंग्रेजी में सोचते हैं, वो कोई मारवाड़ी में थोड़ी सोचते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी सोच को विकसित करने में भी मदद मिलती है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचारों और सोच की प्रगति को बढ़ाती है। जितने ज़्यादा आपके पास शब्द होंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी सोच, थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगी। और सोच को व्यक्त करने में भी मदद करती है। तभी कहते हैं ना, अच्छा वक्ता बनने के लिए ग्रामर का ज्ञान भी जरूरी है। और भाषा व्यक्ति को दो तीन चार आती है तो अलग अलग, मान लो कहीं हिंदी का शब्द नहीं है तो उर्दू वाला डाल दिया, कहीं इंग्लिश वाला डाल दिया। तो इस हिसाब से जो है भाषा का विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो होती रहती है और विचारों को एक साझा साधन के रूप में उपयोग करती है। वाइगोत्स्की भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। अंतःक्रियाएं भाषा का विकास करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाती है। संज्ञान यानी जो कॉग्निटिव यानी नॉलेज, विभिन्न प्रकार का, इसे वे सांस्कृतिक उपकरण मानते थे जो बच्चों को अपनी सोच और समस्या समाधान में मदद करता है। तभी ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए घर पे गार्जियंस जो है वो बोल रहे हैं मारवाड़ी और हिंदी, और बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। वहाँ उस बच्चे की फिर क्या है, न तो वो घर पे उसको कहते कि तू इंग्लिश में बात कर या हिंदी में कर, और गार्जियंस बोल रहे हैं मारवाड़ी। तो बच्चा के फिर क्या है, शब्दकोश जो है वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने विचार प्रकट कर रहा है जितनी मदर टंग में, उतने वो इंग्लिश में कैसे कर पाएगा, उतने वो जैसे हिंदी में भी कैसे कर पाएगा। तो जो बच्चों को अपनी सोच और समस्या समाधान में मदद करता है, वे यह भी मानते थे वाइगोत्स्की कि विचार और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं और बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से भाषा सीखते हैं। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है, उनका ये मानना था। सामाजिक बातचीत जो है वो भी है, भाषा सामाजिक बातचीत का माध्यम है। लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें भी सीख जाते हैं। अब जैसे आप देखा होगा कि मान लो व्यक्ति अनपढ़ है, फिर भी वह साउथ गया या विदेश गया, विदेश गया जिस एरिया में रहा, अरब कंट्रीज में रहा तो अरबी, साउथ गया तो अंग्रेजी, वो सीख जाता है। तो समाज के माध्यम से, लोगों से इंटरेक्शन करके। विचार और भाषा का संबंध, अब जैसे मैंने यहाँ इंटरेक्शन वर्ड यूज कर लिया, वर्ड अंग्रेजी का शब्द है, अंतःक्रिया हिंदी का शब्द है, तो ऐसे। तो वाइगोत्स्की ने यह कहा कि विचार और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं। भाषा को अपने बच्चों भाषा को अपने जो बच्चे हैं ना, विचारों को व्यवस्थित करने, व्यक्त करने, समझने में मदद मिलती है। आंतरिक भाषा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पहले दूसरों के साथ बात करके भाषा सीखते हैं, फिर इस भाषा को अपने अंदर उपयोग करने लगते हैं। जैसे आंतरिक भाषा, जैसे आप कई बार मन मन में अपने से बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो भाई ये काम करना है, भाई सुबह जल्दी उठना है, लो भाई ये काम करते हैं, तो बातचीत करते हैं ना, अपने हिसाब से विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सब। संज्ञानात्मक विकास,
वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने कहा कि भाषा अपने बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने, समझने और व्यक्त करने में मदद करता है। ठीक है, हो गया ये क्लियर? अब कोई डाउट नहीं होगा इस पे मेरे ख्याल से आपको, क्या कि वाइगोत्स्की जो है किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भाषा को महत्व देता है। हो गया? आगे, निम्नलिखित में से उत्तम लड़का, उत्तम लड़की या अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अब कहते हैं ना कि ये लड़का अच्छा है। अच्छा का मतलब क्या है? नॉर्मली हम उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को, उसको देख के हम समाज में से बोलते हैं कि हाँ भाई ये टाइम पे आता है, अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते जाता है, लोगों को कोई फालतू बात नहीं करता। ऐसे तो हम मानते हैं ना कि अच्छा लड़का है, हाँ ये अच्छी लड़की है। तो इस हिसाब से क्या है कि उन्मुखता यानी एक विशेषता है को लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत शामिल किया जाता है? अब कोहल जो वर्ग है, इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक रूप से क्या होता है? जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य समाज में मान लो बड़ों का आदर करना, नैतिक मूल्य हो गया। अब कानून भी क्या करता है? जैसे कानून भी जो समाज में परंपराएं चल रही है उसके अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि जो वृद्धजन है उनकी सुरक्षा के लिए कानून है। अब घरेलू हिंसा अनैतिक है, अब वहाँ काम नहीं कर रहा व्यक्ति नैतिकता को, तो फिर कानून अपना काम करता है, कानून बना दिया घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम। ऐसे तो कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत किसको सम्मिलित करता है? प्राक रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत, रूढ़िगत और मध्य रूढ़िगत। अब आपने अगर इसका थोड़ा सा पढ़ रखा है तो ये काफ़ी सरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए, आपको साफ तो दिख रहा होगा ना? हाँ, तो जैसे मान लो अब हम इसमें क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास में उत्तम लड़का उत्तम लड़की किस में आते हैं? तो वो आते हैं रूढ़िगत में। रूढ़िगत, ठीक है, ट्रेडिशनल हो गया एक तरह से। अब ये आपको बताते हैं कोहलबर्ग वाला। कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जो नैतिक तर्क और निर्णय लेने के विकास पर केंद्रित है। यह सिद्धांत नैतिक विकास को 3 स्तरों में और 6 चरणों में, 3 3 दूनी 6, कोहलबर्ग, ये आप इसको ध्यान में रख लेना, 3 3 दूनी 6 नैतिक विकास के स्तर। सिद्धांत नैतिक विकास का जो 3 स्तरों से विभाजित करता है। कौन? कोहलबर्ग। वो कहता है कि 3 स्तर होते हैं नैतिकता के। एक तो होता है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर व्यक्ति नियम और सजा से डर कर नैतिकता का पालन करते हैं। ये हो गया परंपरा से भी पहले का कि भाई डर है कि भाई हमने यहाँ चोरी की तो सजा मिलेगी। तो व्यक्ति डर से, नियम से और सजा से डर कर नैतिकता का पालन करता है। ये भी वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, इसलिए होते हैं कानून। दूसरा होता है परंपरागत, ये होती है अपनी परंपराएं। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं और नियमों का पालन करते हैं कि भाई उसका समाज, समाज कौन सा? जातिगत भी हो सकता है, उसका आसपास का, दोनों ही। जैसे मान लीजिए जातिगत पहनावा होता है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। तो महिलाएं पहनावा है, घूंघट निकालना है, या मान लीजिए कोई और है जो एक परंपरा है रूढ़िगत, परंतु उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के अनुसार वो एक अच्छी बहू है, उस माहौल के अनुसार, उस ग्रामीण कल्चर या जो भी कल्चर है। तो कहने का मतलब क्या? व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, समाज में स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया परंपरागत स्तर। अब शहर की अलग परंपराएं हो सकती है, अमेरिका की अलग हो सकती है, अलग अलग जातिगत समाज की, और वो जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस माहौल में रह रहे हैं, ग्रामीण है कि शहरी है कि कैसा है, तो उसके अनुसार। तो परंपरागत में क्या हो गया? सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं, लोग जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उम्मीद करते हैं, नियम, वो हो गया। उत्तर परंपरागत, अब ये उत्तम लड़का उत्तम लड़की इसी में आ जाएगा। उत्तर परंपरागत यानी परंपरा से परे, ऊपर, इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं, भले ही वो सामाजिक नियमों से अलग हो, पर उसको लगता है कि ये सही है। तो इस प्रकार से वो लेवल थोड़ा परंपराओं से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। अब ने जैसे मान लीजिए अपने समाज में सामान्यतः है जातिगत विवाह ही होते हैं, परंतु कई बार जो है व्यक्ति उन परंपराओं को टाल के, मान लीजिए या तो बहुत ज़्यादा वीआईपी है, हाई प्रोफेशनल है, तो वह कर लेता है। कई बार नॉर्मल भी व्यक्ति कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि परंपराओं से ऊपर हटकर। अब नैतिक विकास के चरण, तो 6 चरण है, 3 स्तर, 6 चरण।
तो जो प्रत्येक के 6 चरण है ना, प्रत्येक में दो दो मतलब है ऐसे कि आज्ञाकारिता और दंड, साधन और उद्देश्य, ऐसे माना है। तो अब आप 6 चरण देख लो। 3 तो स्तर हो गए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में नियम का डर, परंपरागत में समाज की अपेक्षाएं और उत्तर परंपरागत में सबको छोड़ के अपना सिद्धांत के अनुसार। अब जो है 6 चरण है, उसमें पहला क्या है, ये किसका है, कोहल वर्ग का है, ध्यान रखना, कोहल वर्ग। अब कोहल वर्ग अगला क्या कह रहा है इसमें, वर्ग याद रख लो, बर्गर याद रख लो, जो भी रहे याद रहना चाहिए। आज्ञाकारिता और दंड नैतिक विकास का पहला चरण है, जहाँ व्यक्ति सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ये किस में आ जाएगा, पूर्व परंपरागत में आ जाएगा, पूर्व परंपरागत। साधन और उद्देश्य, इस चरण में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों का पालन करते हैं कि भाई हम नियमों का पालन करेंगे तो खुद के फायदा है, पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो दो आ गए इसके स्तर, 3 दूनी 6 में दो उसमें आ गए। अब है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये प्रश्न है ना, देखो जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता को लॉरेंस के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत, तो प्राक रूढ़िगत यानी पूर्व परंपरागत, या रूढ़ि और परंपरा एक ही बात है, हिंदी के शब्दों को वो पर्यायवाची काम में ले लेते हैं। उत्तर रूढ़िगत, तो प्राक रूढ़िगत आपके समझ में आ गई, सजा का डर, है ना, सजा का डर। और उत्तर रूढ़िगत में स्वयं के नैतिक सिद्धांत आ गए, भले वो समाज कुछ भी कह रहा हो उसको सही लग रहा है, बस सही है। और रूढ़िगत, रूढ़िगत में क्या है, समाज की परंपराएं जो है, समाज उसकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तम लड़का उत्तम लड़की में क्या है, इस चरण में व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, तो ये कौन सा हो गया, ये परंपरागत हो गया ना, परंपरागत कह दो, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, रूढ़िगत भी कह सकते हैं, कन्वेंशनल। ठीक है, अब देखो आगे, हो गया। अब मान लो इसी से मिलता हुआ अगला प्रश्न कोई आ जाए आपके परीक्षा में, कानून और व्यवस्था। तो इस चरण में व्यक्ति समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नियमों का पालन करते हैं। बात तो हालांकि वो पहले वाली भी आ रही है, सजा का डर, परंतु यहाँ पे व्यक्ति कानून बनाए रखना चाहता है। फिर है सामाजिक अनुबंध, इस चरण में व्यक्ति सामाजिक नियमों के पीछे तर्क को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि भाई हम ये करते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण आजकल जोड़ते हैं ना, कि भाई मान लो हाथ में धागा बांध रखा है, वैज्ञानिक कारण है, ब्लड सर्कुलेशन, पाँव में मान लीजिए पाइजे पहनती है महिलाएं, वैज्ञानिक कारण, बिंदी लगाते हैं, वैज्ञानिक कारण, व्रत करते हैं। इस प्रकार से वो तार्किक बना के और उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। सामाजिक अनुबंधन, वो एक प्रकार से समझौता हो गया कि हाँ भाई आपकी ये चीज़ है, इसके पीछे ये लॉजिक है, हमने मान लिया। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल, इस चरण में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। उत्तर परंपरागत में आ गया कि भाई उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे लग रहा है ये सही है तो ये सही है, इस प्रकार से वो हाई लेवल आ जाता है थोड़ा सा ना। हो गया। अब देखो टाइप एस अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, बताओ। तो ये आप जो है अधिगम वाला पढ़ते हैं ना, उसमें आता है स्टिमुलस एस जो था ना, वो वाला। तो ये जो है वो पावलव का है। ठीक है, पावलव, पावलव में था ना उसने कि भाई उसको घंटी बजाई, कुत्ते खिला रही, वो सब। निम्न में से कौन सा अधिक संज्ञान, देखो प्रश्न तो पूछ रहे हैं, ये भी वो परंपरागत है ना, बिल्ली वालेर, ऐसा नहीं उनको पूछना छोड़ दिया, परंतु उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। और अपन ये भी देखते जाएंगे कि भाई कौन सा प्रश्न सरल है, आप आराम से नॉर्मल पढ़कर भी आप कर सकते थे बिना पढ़े भी, वो भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे। तो जैसे ये चलो ठीक है, पढ़ा हुआ हो तभी हो, है ना। जैसे ये सरल था भाषा वाला, तो ऐसे मेरे ख्याल से 15 एक सवाल तो ऐसे आ जाएंगे 30 में से, जो आप आसानी से कर सकते हो। टाइप ऐसे हो गया, कौन सा अधिसंज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है, अधिसंज्ञान, संज्ञान को ही ले लो आप, अधि को छोड़ो, तो संज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है। तो संज्ञान में देखो नियोजन, अब आपको अधिसंज्ञान का पता है नहीं है, परंतु आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखो, नियोजन प्लानिंग करना, निगरानी मॉनिटरिंग करना, असंतुलन और मूल्यांकन करना। अब आपको भले ही पढ़ रखा हो नहीं पढ़ रखा हो, नॉर्मली भी आप दिमाग लगाते हैं कि भाई नियोजन प्लानिंग अच्छी चीज़ है, मॉनिटरिंग अच्छी चीज़ है, मूल्यांकन जरूरी है। असंतुलन कौन सा आ गया, ये गड़बड़ बीच में, असंतुलन तो कोई काम का ही नहीं है। तो ये अपने आप ही हो गया कि अधिसंज्ञान का कौशल नहीं है। और वैसे अगर हम बात करें संज्ञान की, कॉग्निटिव या नॉलेज की,
तो प्लानिंग भी ज़रूरी है, मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, मूल्यांकन भी ज़रूरी है। तो अपने आप ही हो गया इसे, थोड़ा सा उसका विश्लेषण करो तो 24 फिर 25, 25वां 125वां प्रश्न, यानी वो 30 क्वेश्चन आते थे ना, मान लीजिए 10 10 10 इनके हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके फोल्डिंग की विशेषता है? अब ये इसके फोल्डिंग क्या है? ठीक है, तो आकस्मिक सहायता, बंधन और जिम्मेदारी का स्थानांतरण। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? तो देखो पहले इसके फोल्डिंग आपको दिखा देते हैं, फिर आपको लगने लगेगा पढ़ा हुआ हो ना। तो देखिए जैसे इसके फोल्डिंग क्या है। फोल्डिंग तो वैसे मोड़ना होता है ना, परंतु ये अलग है। ये एक शिक्षण विधि है, इसके फोल्डिंग टीचिंग मेथड, पेडागोजी का प्रश्न है। इसमें शिक्षक जो है छात्रों को नई अवधारणाओं या कौशल को सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करता है। कि भाई बच्चा खुद सीख रहा है परंतु अटक गया, तो अटक गया तो फिर अटका ही रह जाएगा। थोड़ा सा उसको हिंट दे दिया। जैसे जैसे छात्र अधिक सक्षम होते जाते हैं, शिक्षक धीरे धीरे सहायता कम कर देता है, जिससे छात्र स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। फिर उसको थोड़ा सहारा दे दिया, फिर धीरे धीरे सहारा हटा लिया, बस। तो ये क्या हो गया? एक तरह से मचान। मचान हो गया। मचान क्या होता है? मचान जैसे, वैसे मचान वो पेड़ के, जंगलों में पेड़ के नीचे से बांध के रहते हैं, उसको भी बोलते हैं। वैसे मचान होता है जैसे आप मकान बनते हैं ना, या जैसे आजकल आप देखते हैं आरसीसी का बनता है, तो आरसीसी के पहले उनको सपोर्ट रहता है, ऐसे बल्लीकार, बड़ी वगैरह बोलते हैं ना उनका। फिर वो जैसे ही मान लो मजबूत हो गई छत, तो ये पिलर हटा लिए। जैसे आप मकान में अब देख पा रहे हो ना कि भाई ये बांस के वो लगे हुए हैं, जैसे ये सूख जाएगा, मजबूत हो जाएगा, इनको धीरे धीरे हटा लेंगे और वो अपने आप रह जाएगा पीछे। और कच्चे में हटा दिया तो गिर जाएगा। तो यही है वो इसके फोल्डिंग, बस। अब आप फोल्डिंग का कोई प्रश्न आएगा तो आप फोल्ड कर दोगे उसको। पहाड़ भी बोलते हैं, पहाड़ नहीं पहाड़। यह अस्थायी संरचना है जो काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या समर्थन प्रदान करती है, जैसे निर्माण स्थल के ऊपर तो वो अड्डा वगैरह लगाते हैं मिस्त्री। शिक्षा में अब देखें तो ये उससे इसको शिक्षा में जोड़ दिया। इसके फोल्डिंग का उपयोग छात्रों को नई जानकारी या कौशल सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। देखो अगर आप हिंदी विषय के है ना, तो हिंदी विषय की शिक्षण विधियों की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज जो है ना, शानदार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वास्तव में शानदार है। 30 उसके टेस्ट होंगे और सेकंड ग्रेड में काम की है। सेकंड ग्रेड में हिंदी के अलग से शिक्षण विधियां हैं, वो जो है ना, वो 30 टेस्ट हमने यस गुरु ऐप के ऊपर लगा रखे हैं। उसमें इस टाइप के सारे प्रश्न जो है ना वो कवर है। सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए विशेष काम किए। तो छात्रों नई जानकारी कौशल मदद करती है। शिक्षक उन सभी पहलुओं को शामिल करते हैं जो छात्र को सफल होने के लिए आवश्यक है, जैसे सामग्री, निर्देश, मार्गदर्शन। इसके फोल्डिंग के कुछ फायदे हैं, तो फायदे हो ही गए। सहकारी अधिनियम ये अगला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप समझ गए कि इसके फोल्डिंग की विशेषता, कि भी बच्चे को अस्थायी सहयोग दिया हमने थोड़ा सा, फिर हटा लिया, उसका तैयार होते हैं। तो आकस्मिक सहायता, अचानक दिक्कत आ गई, गुरुजी खड़े, हाँ भाई बोल। मंदन यानी धीरे धीरे कम करना। जिम्मेदारी का स्थानांतरण, अब उसको दे देना जिम्मेदारी, तू संभाल, अब आ रहा है तो मैं ये सवाल आ गया, ऐसा ही अगला है, इसको कर लो। तो तीनों है इसमें, ठीक है। तो तीनों, आगे चलते हैं। देखो क्लास में टाइम तो लग सकता है, आप थोड़ी स्पीड 1.5 कर लेना, परंतु आपको समझा अच्छे से देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय अनुबंधन, आ गया ना ये, तो पावलव का है ये, पासा, पासा ट्रिक आप बना लेना, पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन, वही कुत्ते वाला। अब देखो इसके दो दे दिए इन्होंने, एक ही पेपर में दो प्रश्न दे दिए, मर्जी है अगले की, और सिलेबस बहुत सारा पढ़ा था नहीं दिया। तो सिद्धांत का नियम नहीं है। तो देखो, अर्जन या अभिग्रहण, कि वो घंटे को सुनता है। सामान्यीकरण, उसके साथ में वो सामान्यीकरण करता है, मिलती जुलती घंटियों को, आवाज़ों को, मिलती जुलती चीज़ों को। विभेदीकरण, अलग घंटी है और तो विभेद भी समझ जाता है कि नहीं ये चीज़ वो नहीं है। अंतर्नोद, अंतर्नोद का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अंतर्नोद क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी हुई है, तो फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि ठीक है क्लास बंद करके खाना खाने चला जाता हूँ, रियलिटी भी है, पर जाऊँगा नहीं। ठीक है, तो वो अंतर्नोद हो गया, चालक अंदर से। अब यदि किसी व्यक्ति विद्यार्थी का अकादमिक गतिविधियों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, मान लीजिए वो स्कूल में वो पिछड़ गया, चला गया, कमजोर हो गया, परंतु गैर अकादमिक, जैसे मान लो खेल में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं था परंतु खेल में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, किसी और में, या मान लीजिए कुश्ती में अच्छा है, तो गतिविधि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो यह क्या है कि भाई वह वहाँ नहीं कर पाया परंतु यहाँ कर रहा है। तो प्रक्षेपण, तो दूसरे पे दोष डालना। तादात्म्यकरण, उसके जैसा बनने की कोशिश करना। क्षतिपूर्ति या दमन, दमन तो वो
भुला ही दिया कि नहीं अपने से नहीं होगा, बस की बात नहीं है, तो वो तो यह क्षतिपूर्ति है कि भाई एक कमी है हाई हील की सैंडल पहनना। या मान लीजिए कि अब कई बार हम देखते हैं ना कि भाई पाँव टूट गए, दुर्घटना हो गई, परंतु उसके बाद उन्होंने हिम्मत रखी और हिमालय या पर्वत चोटी पे चढ़े, ऐसे कई उदाहरण आते हैं। तो वो क्या है? क्षतिपूर्ति, कि भाई एक कमी हो गई परंतु उसको दूसरी जगह से पूर्ति कर देंगे। ये समायोजन का टॉपिक का है। निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, तो यहाँ पे देखो C.W. बियर्स है, बियर्स, ठीक है, बियर्स। तो चीयर्स, बियर्स, मानसिक स्वास्थ्य याद रख लेना। कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है? संवेगात्मक बुद्धि, संवेग, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेग होते हैं ना, मान लीजिए अच्छा संवेग आ गया, मोटिवेट हो गए, तुरंत पढ़ने बैठ गए, कई बार होता है ना, आपने कोई वीडियो देखा, किसी व्यक्ति को देखा, तो संवेग, तो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना मतलब उनको देखना, समझना, उनका उपयोग करना, उनका अवबोध यानी समझ, और उनको अंडरस्टैंडिंग और उनका प्रबंधन। तो चारों ही हैं, चारों ही अच्छी सकारात्मक बातें हैं संवेगों से संबंधित, तो चारों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है? अब देखो संवेगात्मक के भी दो दे दिए ना प्रश्न एक ही एग्जाम में, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है। तो संवेगात्मक मतलब जैसे कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है परंतु गुस्से पे नियंत्रण नहीं है, तो बुद्धिमानी किस काम की? अब कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ, अब मान लीजिए गए टीए की बैठक में और वहाँ जाके मजाक के चुटकुले सुनने लग गए, और जहाँ कहीं खुश रहना चाहिए शादी ब्याह में वहाँ मायूस हो गए, तो वो संवेगों का प्रबंधन नहीं है, वो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का क्या मतलब हो गया? ये संबंधित नहीं है। तो अपने को तीन तो अच्छे से ढूंढने जो है, स्वयं के विषय में जागरूक होना, संवेगों का प्रबंधन करना, संवेगों को अनदेखा करना, अनदेखा कर दिया तो कहानी पूरी गड़बड़ हो गई ना, तो ये उस बुद्धिमत्ता थोड़ी है। और सामाजिक रूप से जागरूक होना, ये भी है, समाज में जा रहे हैं अपन, किस प्रकार से, आपका क्या पद है, आप के अनुसार आप व्यवहार करें। ठीक है, 130वां हो गया, फिर 131, पूर्वाग्रह संप्रेषण में आने वाली बाधाओं में से किस प्रकार की बाधा है? अब ये संप्रेषण का प्रश्न आ गया, 10 क्वेश्चन आ गए मनोविज्ञान के, अब शुरू हो गए आईसीटी के। तो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का मतलब क्या हुआ? पहले से ही किसी के बारे में धारणा रखा है कि ये लो ये आ गए बोर करने के, पहले ही बिठा रखा है। तो संप्रेषण में फिर क्या होगा? भौतिक बाधा है? नहीं, भौतिक में तो ये वह भी बिजली है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है और है। ठीक है, सांस्कृतिक बाधा, भाषाई बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा। सांस्कृतिक मतलब कोई कल्चर से जुड़ी हुई, भाषाई भाषा संबंधी, मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक क्या है? दिमाग से जुड़ी हुई। पूर्वाग्रह क्या है? दिमाग में पहले से बसा हुआ, ये फला व्यक्ति आ गया, फला एरिया का आ गया, फला जाति का आ गया, फलाना कोई आ गया, तो उससे संबंधित। या मान लीजिए आपको कोई और की नहीं, भाई मेरे तो मोबाइल से पढ़ाई नहीं होगी, मोबाइल खोला तो कितना ही अच्छा नहीं होगी, तो वो जो भी कुछ भी हो, तो पूर्वाग्रह बना लिया, तो उस हिसाब से। कक्षा कक्ष संचार प्रक्रिया में, कक्षा के अंदर जब संचार होता है, संप्रेषण की अवस्था होती है कि भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सही क्रम, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है वैसे, संचार में यही तरीका होता है कि भाई पहले क्या होता है कि भाई हम अ, भेजते हैं, प्रोसेस होती है, वही चीज़ है। तो इनकोड, देखो इसमें पहला ऑप्शन है इनकोडिंग, इनकोडिंग इसमें संप्रेषण का स्रोत, संप्रेषण का स्रोत। अब दूसरा है संप्रेषण का स्रोत फिर डिकोडिंग। पहले है संप्रेषण का स्रोत, इनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, और पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण सभी में पीछे दे रखा है, तो क्या होगा बताओ? तो देखो सबसे पहले एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? कूट, है ना, कूट यानी कि अपनी बात को पहुंचाना। तो पहले संप्रेषण का स्रोत होगा, है ना, स्रोत पहले आएगा कि भाई संप्रेषण का स्रोत, मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ मोबाइल के माध्यम से, यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ कैमरा है, और आपके मोबाइल में आवाज़ आ रही है, आपके पास भी स्पीकर है। आप वाला स्पीकर खराब है तो भी काम नहीं चलेगा, ये खराब है तो भी काम नहीं चलेगा। तो पहले संप्रेषण का स्रोत क्या होगा? इलेक्ट्रिक माध्यम है, स्पीकर से बोल रहे हैं, मान लो 1000 बच्चे 100 बच्चे तो माइक चाहिएगा, ठीक है, दो चार ही है तो नॉर्मली बोलने से काम चल जाएगा। तो संप्रेषण का स्रोत क्या है? पहली चीज। फिर होता है एनकोडिंग,
कि उसके अनुसार अब 4 ही बच्चे बैठे हैं तो धीरे धीरे बोलना है, आराम से। लाइब्रेरी में बैठे हैं, फुसफुसाहट से बोलना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप सुजानगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यस गुरु की लाइब्रेरी जो है वो भी जो है 1 मई से प्रारंभ हो गई, और विस्तार से मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, तो एनकोडिंग हो गया, फिर है माध्यम, और फिर है डिकोडिंग। तो एनकोडिंग यानी कि कोड करना, यानी कि उस चीज़ को भेजना, किस माध्यम से भेजना, फिर उसको समझना स्टूडेंट के द्वारा या ग्रहणकर्ता के द्वारा। तो चाहे वो लिखित में भेजा हो, पत्र में, तो पत्र में भेजा, लिखा और अगले ने समझा पढ़ा, या फिर बोल के हुआ, और फिर संदेश प्राप्त करता, और फिर पृष्ठ पोषण। तो देखो, पृष्ठ पोषण तो सबसे लास्ट में आता है, फीडबैक, कि हाँ भाई मेरे समझ में आ गया, ओके, है ना, लाइक दबा दिया, वो पृष्ठ पोषण हो गया। तो डिकोडिंग हुई और संदेश प्राप्त करता, तो ये होगा। इसको इसको याद रख लेना, ये प्रश्न आता रहता है। ऐसे ही अदा। तो देखो, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व है? शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल। शिक्षक और विद्यार्थी की कक्षा के बाहर और अंदर भूमिका। कक्षा के अंदर और बाहर दोनों भूमिका है ना। तो कक्षा के बाहर का मतलब क्या हो गया? कक्षा के बाहर ये नहीं कि भी कक्षा है ये उसके ठीक दरवाजे के बाहर, नहीं। कक्षा के बाहर का मतलब समाज हो गया, उसका परिवार समाज। और कक्षा के अंदर मतलब विद्यालय के अंदर। तो भूमिका एवं पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है कौन सा? तो उद्देश्य, संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सहायक प्रणाली। तो ये शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है, शिक्षण विधि से संबंधित। कि भाई उद्देश्य, उद्देश्य देखो अलग चीज है। संरचना, सामाजिक व्यवस्था और सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली भी अलग चीज होगी, सामाजिक व्यवस्था। देखो सामाजिक हालांकि ये जो बाकी ऑप्शन है ना वो थोड़े से तार्किक तो नहीं लग रहे प्रश्न बनाते समय, परंतु वो बनाने वाले इस हिसाब से बना देते हैं। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व है? शिक्षक और विद्यार्थी की कक्षा के बाहर और अंदर। तो ये सामाजिक जो व्यवस्था है ना, वो अंदर भी, भाई कक्षा के अंदर भी समाज ही है। 20 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, समाज के, तो समाज ही तो हुआ ना। बाहर पूरा समाज है, तो इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान, कौन सा शिक्षण प्रतिमान जो है यानी टीचिंग मॉडल। अब देखो, शिक्षण प्रतिमान थोड़ा अजीब सा लगता है। टीचिंग मॉडल आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि बनाते हैं ना बीएड में टीचिंग मॉडल, चार्ट वगैरह कोई भी चीज़। तो टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना की प्रोसेसिंग में सम्मिलित नहीं है। तो सिनेटिक्स, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंक्वायरी ट्रेनिंग और निमोनिक्स। ये थोड़ा गहन तकनीक से संबंधित है वैसे। तो इसका जो उत्तर होगा आरबीसी की के अनुसार वो इंक्वायरी ट्रेनिंग है। बाकी अगर हम इसको प्रश्न थोड़ा समझने का प्रयास करें कि भी टीचिंग मॉडल है और टेक्निक से संबंधित है, कंप्यूटर और तकनीक। तो इन्फॉर्मेशन आ गई, सूचना, सूचना का प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें सिनेटिक्स, साइंटिफिक इंक्वायरी, निमोनिक्स, तीनों तो है, ये नहीं है। ठीक है, चलो इसको फिर आप थोड़ा और सर्च करना इसके बारे में, गूगल पे देखना। निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री किस हेतु उपयोगी नहीं है? शिक्षण की सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में मान लो चार्ट, मॉडल वगैरह जो होते हैं ना, क्या वो ग्लोब वगैरह सब उपयोगी नहीं है। शिक्षण की प्रभावशीलता हेतु, तो देखो ये तो उपयोगी है, प्रभावशीलता बढ़ती है। पाठ्य वस्तु का स्पष्टीकरण होता है। सार्थक अनुभव देने हेतु, ये एक जैसे ग्लोब आपने दिखाया तो वास्तव में समझा दिया कि देखो पृथ्वी इस प्रकार से गोल ऐसे घूमती है। रटंत अधिगम्य वृद्धि, अब ये तो एकदम सिंपल है, सीधा सा प्रश्न है कि भी रटंत बढ़ाना है तो शिक्षण सहायक सामग्री की क्या जरूरत, रटाना तो ऐसे ही घुटाओ। तो रटंत में ये सीधा सीधा साफ पता चल रहा है इसमें। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा माध्यम अप्रक्षेपित है? तो शिक्षण की सहायक सामग्रियां बहुत सारी होती है ना, चार्ट है, मॉडल है ना, डायग्राम हो गए, कंप्यूटर प्रोजेक्टर, बहुत सारे हो गए आजकल तो प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित आपको पता होगा। प्रक्षेपित होता है प्रोजेक्टेड, जिसमें कोई चीज़ फेंकी जाती है, मतलब किरणें वगैरह फोकस की जाती है लाइटिंग वगैरह की ओर की। और नॉन प्रक्षेपित वैसा नहीं होगा। तो चलचित्र में भी क्या होता है भाई, चलचित्र में ही होता है कि मान लो उधर वहाँ से
सिनेमा हॉल में होता है ना, पीछे से वो आती है किरणें, पर्दे पे दिखती है। ओवर हेड प्रोजेक्टर, उसमें भी ये होता है कि जैसे हेड, जैसे यहाँ शिक्षक का सिर है, हेड है, कंप्यूटर पे बैठा है, ठीक है, और उसके सिर के ऊपर से किरणें जा रही है और पीछे उसके ऊपर पड़ रही है, पर्दे पे बच्चे देख रहे हैं। तो वो पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था। बुलेटिन बोर्ड और फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप भी फिल्म है तो चलचित्र को फिल्म ही बोलते हैं, उससे संबंधित ही है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, वही सीधा सूचना बोर्ड होता है ना, ज़्यादातर ब्लू या गुलाबी कलर का, वो मलमल वाले मुलायम कपड़े का लगा हुआ, उस पे वो आलपिन से कोई सूचना लगाते हैं, उसको बोल सकते हैं। या फिर नॉर्मल है तो भी ब्लैक बोर्ड है, उस पर सीधा ही चिपका दिया, तो वो क्या है, वो प्रक्षेपित थोड़ी, वो सीधा है ओल्ड मेथड, तो वो अप्रक्षेपित है, ध्यान रखना। 36 फिर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का प्रमुख घटक नहीं। अब देखो, सहकारी अधिगम, सहकारी का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव, मिला जुला, मिलजुल कर सीखना। तो इसमें आप देखें, तो देखें इसमें आप कि भाई व्यक्तिगत स्पर्धा, यानी आपस में कंपटीशन, ठीक है, व्यक्तिगत जवाबदेही, समूह लक्ष्य, सफलता के समान अवसर। अब सहकारी अधिगम मतलब ये जैसे बच्चे बैठे हैं कक्षा, ठीक है, और ये मिलजुल कर सीख रहे हैं, कुछ इनको प्रोजेक्ट दे दिया, कोई काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत जवाबदेही तो होती है कि भाई तुमने कितना सीखा बताओ, कितना काम किया। समूह का लक्ष्य भी होगा, भाई आप लोगों को लक्ष्य दे रहे हैं कि ये काम आपको करना है, इतना सीख। सफलता के समान अवसर भी इसमें होते हैं सबके लिए, भाई सबको समान अवसर रहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कोई किसी को ज़्यादा कोई फायदा पहुंचा दिया। व्यक्तिगत स्पर्धा जो है ना, पर्सनल कंपटीशन, वो इसमें नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो नोट की हुई है मेरी, तो आपको दिखा देते हैं। सहकारी अधिगम क्या है, तो सहकारी अधिगम में छात्र छोटे छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं ताकि एक समान शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह एक अनुदेशनात्मक, देखो अनुदेशन इंग्लिश में कहें तो इंस्ट्रक्शन, एक होता है निर्देशन यानी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, एक होता है आदेश, ऑर्डर। इन शब्दों में आप फर्क महसूस, ऑर्डर जो होता है ना, वो एक बाध्यकारी होता है कि ऑर्डर है, ये करना पड़ेगा। वो लोकतंत्र में, यानी कि हम लोकतंत्र की बात नहीं, चलता ही चलने के लिए तो, परंतु जैसे शिक्षण में हम बात करें ना, तो ये चलता नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद में डायरेक्शन, निरीक्षण में, सुपरविजन में, उनमें काम आता है, परंतु शिक्षण में कम है। शिक्षण में जो है इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन, यानी कि बालक पढ़ रहा है तो उसको थोड़ी सी गाइड कर दी कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, वो अनुदेशन। तो जो परस्पर निर्भरता और सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। तो सहकारी अधिगम कैसी तकनीक है, अनुदेशन वाली, मिलजुल कर सीखना। सहकारी अधिगम की कुछ विधियां हैं, जिग्सा, टीम आधारित अधिगम और जोड़ीदार अधिगम, ये आप याद रखें। सहकारी अधिगम की विधियां, जिग्सा। अब जिग्सा क्या है, वैसे सोचे कोई पहेली सी होगी। इस विधि में क्या होता है, छात्रों को छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है। मान लीजिए क्लास में 40 छात्र है, तो उसके 5-5 के या ग्रुप बना दिए, 5-5 के, 7-7 के। प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट विषय का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। फिर उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, फिर उन्हें अपने समूह के अन्य सदस्यों को उस विषय के बारे में सिखाने के लिए कहा जाता है। ऐसा करते भी है ना, जब तैयारी करते हैं आप कंपटीशन की, मान लीजिए 4 या 5 लोग रहते हैं ग्रुप में, उनमें से कहते हैं अभी एक टॉपिक तुम तैयार कर लो, फिर हमें उसको डिटेल से बता देना, उसके बारे में समझा देना, उसके बारे में। तो उसमें क्या होगा, बहुत शानदार तकनीक है ये, दीक्षा, ठीक है ना। वो एकदम गहराई से टॉपिक को पढ़ेगा, वो उनको सुनाएगा, तो उनको अपने आप याद हो जाएगा, पढ़ा उसने, उनको भी याद हो गया, फिर वो अगला स्टूडेंट ऐसा करेगा। तो अच्छा तरीका है ये जिक्सा तकनीक। दूसरा, टीम आधारित अधिगम। टीम, टीम वाले में क्या है, टीम बेस्ड लर्निंग। इस विधि में छात्र एक विशिष्ट लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टीम में काम करते हैं। भी कोई लक्ष्य दे दिया, अब यहाँ लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अब विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थी को क्या लक्ष्य हो सकता है, तो उनको कोई भी जैसे सब्जेक्ट पूरा करना है, कोई टास्क प्रोजेक्ट पूरा करना है। टीम को अपने काम को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। टीम बना दी, जैसे समाज सेवाकार, वो SUPW कैंप वगैरह लगते हैं, बनाते हैं ना, और वे एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इससे टीम भावना आती है।
तो ये भी सहकारी है, मिलजुल कर है। ये भी सहकारी है, जिग्सा, टीम, जीटी और जोड़ीदार, पेयर लर्निंग, जोड़े बनाकर। छात्र जोड़े में काम करते हैं, मान लो दो दो बच्चे हैं और वो एक दूसरे से वो पूछते हैं। कई बार बच्चे नॉर्मली भी करते हैं ऐसा, परीक्षा नज़दीक होती है, कक्षा में हम कहते हैं भाई आप पढ़ लो, तो बच्चे क्या करते हैं, एक पढ़ रहा है, दूसरा उसको सुना रहा है, वो पूछ रहा है, वो सुना रहा है। तो ये जोड़ीदार एक दूसरे से सीखते हैं। एक छात्र को सारांश करता है और दूसरा छात्र श्रोता के रूप में काम करता है। ठीक है। प्रश्न उत्तर में क्या है, छात्रों को 2 या 3 के समूह में विभाजित किया जाता है और वे सामग्री के बारे में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। समूह कार्य, छात्रों को एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए समूह में बांटा जाता है। तो जिग्सा है, समूह कार्य, टीम है, ये सारे सहकार्य अधिगम्य है। सहयोगी कार्य, छात्रों को एक साथ काम करने और विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो सहयोगी कार्य हो गया। चलो ये और आ गया, बता देते हैं। यस गुरु, ये एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लेना या कर रखा होगा। ठीक है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्योंकि अब समय टेस्ट पेपर देने का आ गया है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना इसी एप्लीकेशन से। और यहाँ पे आपको स्कूल व्याख्याता के जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप अगर डिटेल से देखेंगे तो उसमें देखिए आप साइकोलॉजी भी है, आय क्वेश्चन है इसमें, सामान्य विज्ञान, ऐसे दस्तक की किताबों का सारांश, राजस्थान की कला संस्कृति, शैक्षिक प्रबंधन, भारतीय इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, हिंदी और इंग्लिश, इसके 750 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, ऐसे करके करीब 6000 प्रश्नों का ये संग्रह है। और आप कंबाइंड भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर एक पार्ट, दो पार्ट, जो भी आपको लगे वो भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप हिंदी विषय के हैं तो आपके लिए ये उपयोगी है, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। उसके अलावा आप सेकंड ग्रेड की आगे देखेंगे तो जीके पेपर और रीट के लिए राजस्थान जीके आदि उपलब्ध है। ऐसे ही पर्टिकुलर कोर्स भी उपलब्ध है, यस गुरु प्राइम ऐप के ऊपर वीडियो कोर्सेज उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट, सेकंड ग्रेड का कंप्लीट, या पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड में जैसे राजस्थान की कला संस्कृति, या केवल हिंदी, या केवल राजस्थान का भूगोल, या केवल मैथ रीजनिंग, केवल इंग्लिश, केवल साइंस, ऐसे भी है। अभी आप 1 डेढ़ महीना है तो आप किसी एक, आपको लग रहा है कि वो सब्जेक्ट वीक है या अब देखेंगे तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं वापस टॉपिक पे। तो सहकारी अधिगम, अब आप समझ गए ना कि भाई व्यक्तिगत यहाँ स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है। व्यक्तिगत वो तो सामूहिक सामूहिक है, एक दूसरे को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिग्सा बस सब आ गए ना इसमें। अब एनिमल से कौन सहकारी अधिगम की विधि नहीं है, ये देखो अगला प्रश्न आ गया ना, हमने डिटेल पढ़ ली। तो ये सहकारी अधिगम की भी देखो इन्होंने 2 पूछ लिए, संज्ञानात्मक विकास के 2 पूछ लिए, पावलोव के 2 पूछ लिए। 30 प्रश्नों में भी एक एक टॉपिक के 2 2 पूछ लिए, मर्जी है उसकी, पूछने वाले की। तो देखो यहाँ क्या है, जिग्सा, अभी अभी हमने पढ़ा, क्या होता है जिग्सा में, याद आया आपको कि भाई वो ग्रुप में बांट दिया, एक पढ़ रहा है दूसरों को सुना रहा है, वही जिग्सा है। थिंक, पेयर, शेयर, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर हो गया ना, जोड़ा बनाकर सोचो और शेयर करो। खोज विधि और प्रोजेक्ट विधि। अब देखिए, खोज विधि है ह्यूरिस्टिक, मैं खोजता हूँ, और प्रोजेक्ट विधि, अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि प्रोजेक्ट में क्या होता है। एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो उस पर अकेला बच्चे की बजाय वो मिलजुल के कार्य करते हैं। सहकारी अधिगम में प्रोजेक्ट देते हैं, कोई कार्य देते हैं कि भाई इसको आप करो। जबकि खोज विधि में क्या होता है, मैं खोजता हूँ, ह्यूरिस्टिक, आपने आर्मस्ट्रॉन्ग सुना होगा ना। तो खोज विधि में क्या है, अकेला खोज करता है, वो अकेला रिसर्च करता है, बच्चा अकेला उस पर काम करेगा, तो इसलिए खोज विधि सहकारी में नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना या कर रखा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईसीटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना, कंप्यूटर, वही मोबाइल, इंटरनेट, सब ये व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं है। तो देखो कंप्यूटर तो है ही, ये तो इसके बिना तो है ही क्या, मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर ही हो गया आजकल एक छोटा। और क्या है, फिर है रेडियो। अब रेडियो में भी सूचना तो आती है ना, समाचार वगैरह आते हैं और आते हैं, तो इसमें भी भाई पढ़ाई होती है और होती है ना। तो जैसे क्या था वो उसमें, दूरदर्शन नहीं, वो रेडियो का एक चला था ना प्रोग्राम अभी, हाँ, वाणी, शिक्षा वाणी। तो अब देखो पारंपरिक, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये तीनों तो है।
ये शामिल नहीं है। पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें, तो ये तो एकदम सरल है। किताबें जो है वो आईसीटी में शामिल थोड़ी है। आगे आगे चलें। सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में जो है आप देखते हैं ना कि शैक्षिक उपकरणों का निर्माण। सॉफ्टवेयर और उपागम मतलब अप्रोच। सॉफ्टवेयर आप जानते हो ना, कंप्यूटर में कई प्रोग्राम होते हैं और होते हैं। तो शैक्षिक उपकरण बनते हैं इससे। भाई जैसे मान लो पढ़ाने से संबंधित चीज़ें, शैक्षिक उपकरण आ गए इसमें सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मान लो कोई टीचिंग का कोई ऐप बना दिया। शिक्षार्थियों के लिए सीमाओं और उद्देश्यों को निर्धारित करना, कक्षा में अधिक छात्रों को समायोजित करना, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रसारण। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है उसका प्रसारण, ये भी सॉफ्टवेयर में आ गया। इलेक्ट्रिक ही है सामग्री, बिजली से चल रही है। कक्षा में अधिक छात्रों को समायोजित करना, ये भी है। अब मान लो ऐसे तो नहीं दिख रहा, मान लो बोर्ड है वो वाला पुराने वाला, उस पर लिखा नहीं दिख रहा बच्चों को। यहाँ पे क्या होता है, जूम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, केवल एक पे लाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर से तो वो चीज़ संभव है ही, ज़्यादा बच्चों को हम शामिल कर सकते हैं। ये देखो सीमाएं, लिमिट, शिक्षार्थियों के लिए उद्देश्य को, उद्देश्य तो ठीक है, लिमिट नहीं है भाई। तो ऐसे ही एक छोटा सा शब्द है उसको पकड़ना होता है। अब ऐसे प्रश्न को ऐसा नहीं आप रट के जाओगे, ये समझ वाले प्रश्न है। फिर आपको ऐसे आपने पढ़ लिया ना इस टाइप के प्रश्न, कुछ नॉलेज ले लिया सब्जेक्ट का, कुछ थ्योरी पढ़ ली, तो फिर आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ ऐसे प्रश्न दे रहे हैं, ऐसे पकड़ना है अपने को। इनमें वैसे कौन सा आउटपुट, बहुत सरल प्रश्न है। आउटपुट, इनपुट और आउटपुट आप जानते हो। आउटपुट जो हमें बाहर चीज़ दिखाता है, इनपुट हम उसमें डालते हैं, फिर वो आउटपुट हो गया। जैसे मान लो कान है अपने, वो इनपुट है, अपने सुना, आपने बोला कानों से गया अंदर, फिर आउटपुट मुंह से बोल रहे हैं, वो आउटपुट हो गया अपना। ऐसे कंप्यूटर का है। तो देखो प्रिंटर में प्रिंट आउट आता है पन्ना, स्पीकर में आवाज़ आती है, माइक्रोफोन और प्लॉटर। अभी प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी इसी टाइप का है, ये प्रिंटर की तरह। माइक्रोफोन जो है ना, ये क्या होता है, ये इनपुट है। आपके मोबाइल में दो चीज़ होती है, ऊपर होता है स्पीकर या कहीं भी आवाज़ आती है, एक आपकी आवाज़ जाती है, छोटा सा होल होता है, वो माइक्रोफोन है। या ईयरफोन में भी होता है। ठीक है, तो अपन इनपुट दे रहे हैं, अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, तो वो इनपुट हो गया। तो ये इनपुट हो गया और ये बाकी आउटपुट हो गए। कौन से प्रणाली उपागम के मूलभूत समष्टि पैरामीटर है? प्रणाली उपागम, सिस्टम है ना, अप्रोच। अब सिस्टम कौन सा सिस्टम, कैसा सिस्टम? तो यहाँ ऐसे कहते हैं अपना सिस्टम। यहाँ सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ सिस्टम का मतलब कंप्यूटर से संबंधित ही है, और ये क्वेश्चन तो शायद उसमें भी आया था। तो ये ऐसा ही देखो ऊपर आ गया, तो इनपुट। अब पहला क्या दे रखा है, अदा 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 अदा, तो पहले से काम तो चलेगा नहीं। अब दूसरे पे आप आओ, अदा के बाद में प्रक्रिया है और यहाँ प्रदा है। तो देखो इनपुट है, फिर प्रोसेस है। भाई प्रोसेस तो होगी ना, जैसे आपने मेरे से पूछा, तो मेरे कानों से अंदर गया इनपुट, और फिर मैंने प्रोसेस किया, आपने सवाल पूछा, मैंने सोचा उसके बारे में, और फिर मैंने बताया, तो वो आउटपुट हो गया। इसलिए कंप्यूटर में कोई चीज़ डाली तो वो इनपुट, गूगल में आपने कुछ लिखा, फिर वो प्रोसेस हुई और उसने आपको बताया, वो आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ। ये आप आईपीओ आते हैं ना आजकल, कि उस एलआईसी का आईपीओ आ गया, उस कंपनी को आईपीओ आ गया। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये आप याद रख लेना। तो अदा, पर्दा नहीं होगा फिर, ठीक है, पर्दा नहीं होगा, नहीं जय पर्दा होगा। अदा, प्रक्रिया, अभ्यास का भी कोई लेना देना नहीं है। अदा प्रक्रिया पर्दा, ये हो जाएगा अदा, यानी इनपुट प्रोसेस आई पी ओ, ये लगातार, फिर पर्यावरणीय संदर्भ बाद में। ठीक है, कि भाई पर्यावरणीय संदर्भ जो है आउटपुट हो गया, उसके बाद में हम कोई उसके संदर्भ और ले लो कि कहाँ से दिया है, क्या दिया है, वो सब। 142, फिर 43। प्रणाली उपागम की मूल अवधारणा निम्न में से किस विषय से ली गई है? अब प्रणाली है ना, सिस्टम, वही कंप्यूटर वगैरह, ये इनपुट आउटपुट वगैरह ये सब चीजें। खगोल शास्त्र, नहीं। खगोल शास्त्र तो अंतरिक्ष कार्य है। दर्शन शास्त्र, नहीं। अब ये दो रहा, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब आपको लगेगा फिजिक्स की है कंप्यूटर कार, नहीं, थोड़ा सा और सोचो। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो प्रोसेस हो रही तो आप आजकल भी आ रहा है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मनुष्य की बुद्धिमत्ता है वैसे कंप्यूटर भी बुद्धिमान हो रहा है। तो जीव विज्ञान की है ये, बायो।
इसमें चिप्स है और है। तो ऐसे मनुष्य का देख लो ना, मनुष्य में जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई अपनी हड्डी है, अंगुली की हड्डी मान लो बाहर रख दी, कोई काम की नहीं है ना, बाहर निकली हुई है, हड्डी अपने आप थोड़ी झेलेगी। और वही हड्डी के ऊपर जैसे ऊतक है, मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, रक्त का संचार है, वो सब उसको ऐसे जोड़ती है अपने माइंड से कि हम उसको काम में ले सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर है, सीपीयू तो ऐसे पड़ा है, डब्बा है, परंतु उस डिब्बे को ही अंदर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर सॉफ्टवेयर, वो उसको एक मनुष्य की तरह या एक पूरा उसको बना देते हैं सचेत की तरह ना, चेतन की तरह। तो बायोलॉजी आ जाएगा इसमें जी। आगे, निम्न में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है ना, आईसीटी है ना, नहीं, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, तो सीबीआई हो गए, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सीबीएल भी मान लो। तो का प्रयोग किस पक्ष के विकास के लिए किया जाता है कि भैया बच्चों को हम कंप्यूटर, मॉनिटर, मोबाइल, टैबलेट या फिर बोर्ड और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हो गया ये, ठीक है। तो प्रयोग किस पक्ष के विकास, तो ज्ञानात्मक और मनोक्रिया, ज्ञानात्मक और भावात्मक, भावात्मक और मनोक्रिया, ज्ञानात्मक भावात्मक मनोविज्ञान। मत आपको लगेगा हाँ ये बड़ा ऑप्शन है, तीनों यार हैं, तो ये कर देते हैं। थोड़ा सा सोचो कि कंप्यूटर से हमें ज्ञान मिलेगा, ठीक है, परंतु भावात्मक नहीं होगा, ये थोड़ा सा समझना है इसमें। मनोक्रिया माइंड में प्रोसेस होगी, हम समझेंगे और हमें ज्ञान मिलेगा, परंतु इमोशनल जो चीज़ें हैं ना, वो आप कहेंगे भी इमोशनल फिल्म देख के आ गई, नहीं वो फिल्म है तो मनुष्य उसमें रोल कर रहे हैं। जैसे हम भावनात्मक चीज़ें तुम समाज के साथ सीखते हैं, लोगों के साथ सीखते हैं, कंप्यूटर सहायक में ज्ञानात्मक और मनोक्रिया आएगी, भावनात्मक नहीं आएगा। कंप्यूटर सहायक अधिगम के कौन सी विधि या प्रणाली में प्रतिक्रियाओं पर लगातार अभ्यास करने की विशेषता पाई जाती है? तो लगातार अभ्यास, ठीक है, तो इसको वैसे इंग्लिश में ड्रिल बोलते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास, ड्रिल अभ्यास। जैसे आर्मी में ड्रिल करते हैं, एनसीसी में ड्रिल किसको बोलते हैं, परेड को, मतलब अभ्यास है वो बॉडी का। ऐसे यहाँ प्रैक्टिस, ठीक है, ये ध्यान रखें। वैसे तो सिंपल है, देखो अभ्यास, प्रैक्टिस और थोड़ा सा सोचना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये वापस मनोविज्ञान का आ गया, है ना। तो 10 क्वेश्चन उसके आए और यहाँ मनोविज्ञान के, मतलब इसमें पहले ज़्यादा आ रहे थे ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय का अधिगम और उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है, ये परिभाषा केरोल की है। रट लेना इसको, और तो क्या है केरोल। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है? ये मनोविज्ञान है, उसका क्षेत्र है, और कक्षा में, कक्षा में क्लास में, कक्षा को भी क्या है, जैसे कक्षा ऐसे होता है, वैसे कैसा। और कई लोग क्या है, जैसे यूपी साइड के जो होते हैं ना, भरतपुर यूपी, तो वे इसको छाई बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे कक्षा, कक्षा में अनुशासन रखो, कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करो, तो ये नहीं, ऐसे नहीं, कक्षा होता है ना, ये उच्चारण सही नहीं इसका, ये सही है, ठीक है। तो अब देखो आगे हम बात करें क्या, कि कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, यानी कौन सा मनोविज्ञान का जो भाग है वो पढ़ाने से संबंधित है, अच्छा प्रदर्शन हो, तो वो कौन सा है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान ही है जो आपके सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं। बाकी विकासात्मक, नैदानिक ये नहीं है भाग इसके। निम्न में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित है? विकास, शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसके कार्य क्षेत्र में विकास हम पढ़ते हैं ना, विकास वर्दी। अपवादात्मक बालक पढ़ते हैं क्या? समस्या वाले अपराधी बालक पढ़ते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल, अधिगम का तो टॉपिक ही है ना, थार्नडाइक, स्किनर। व्यक्तिगत भिन्नता, गाल्टन, और पढ़ते हैं ना कि वे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनकी अलग अलग, जैसे मतलब बालक है उनका अलग अलग स्तर होगा आईक्यू का सब। तो चारों ही हो गए यहाँ पे। तो ये चारों देखो, कई प्रश्न तो वैसे सरल है और आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। मतलब अब की बार जैसे मान लो मनोविज्ञान के इधर 5 आते हैं, फर्स्ट पेपर में 7 आते हैं, कितने आते हैं देखो। और सेकंड पेपर में जो है कंप्यूटर के और पेडागोजी के अब कितने आते हैं वो भी देखो, आने से पता चलेगा। 20 एक आने चाहिए, पहले 30 आते थे, तो 20 आ जाए, 25 आ जाए, क्या पता 15 आ जाए। तो
आप उनमें से अगर मान लो 20 आते हैं तो भी आप 10-12 तो आप ऐसे कॉमन सेंस से आप कर लोगे। फिर आप पढ़ोगे तो 5-7 बाकी वैसे कर लोगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रिय अवस्था की विशेषता है? तो इसके मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पियाजे की। ई पू मुओ, इप्पू मुओ, इंद्रिय गति अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त क्रिया अवस्था और औपचारिक क्रिया अवस्था। तो ये चौथी अवस्था है। वैसे औपचारिक में बालक बड़ा हो गया है, किशोर हो गया है, समझदार हो गया है, तो इस हिसाब से अब आप निकालो। परिकल्पनात्मक चिंतन, ठीक है, तो औपचारिक क्रिया है तो वो कल्पना कर सकता है ना, किशोर भी करता ही है। सामान्यीकरण और नियम निर्माण की भाई ये घटना ऐसे हुई है तो दोबारा अगर इस प्रकार से करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो ये हो गया। अब अहम केंद्रिता और जीववादिता, ये है क्या? पहले था आप ए और बी। अब देखो ऑप्शन तो चारों ही है तो यहाँ पे चारों देखने पड़ेंगे। अगर दो दो ही होते ना, जब यहाँ चारों दे दिए ना। अहम केंद्रिता जो है ना, ये इस अवस्था में नहीं पाई जाती, ये बालक में पाई जाती है। शिशु में वो अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है। तो सी नहीं है। अब सी नहीं है तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब देख लो जीववादिता, ये भी नहीं होगा तो ए और बी होगा। ठीक है, 149, ये 150 लास्ट क्वेश्चन। ब्रिजेज के संवेगात्मक विकास, ये ब्रिजेज है, के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है? देखो कैसे प्रश्न बना रहे हैं ना, निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित। तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती है। किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है। संवेगात्मक अनुक्रिया एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाती है। तो संवेगात्मक जो अनुक्रियाएं होती है ना, वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, सही है। संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित होती जाती है। कोई संवेग को लेकर हम अनुक्रिया करते हैं, जैसे मान लो फिल्म है, फिल्म आप देखते हैं तो कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, ऐसा सीन आता है। कई बार बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है गजब की। तो संवेग अलग अलग चेंज हो रहे हैं ना, तो वो विभेदित भी होते हैं। किसी उद्दीपक के प्रति, कोई चीज़ है उसके प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है। तो कई कई बार हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो तीनों सही है। ये है ना, तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती नहीं जाती। तीव्र संवेग होते हैं ना, वो तो ज़्यादा समय थोड़ी रहते हैं, वो तो फिर घट भी जाते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और विभेदित हो जाएंगे, बंट जाएंगे। फिर एक जैसा ही हमेशा मूड थोड़ी रहता है। तो ये, तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। टाइम तो हालांकि लगा है, परंतु अगर आपने ये पूरा वीडियो क्लास देखी है तो आपके पूरा जो चैप्टर वो एक प्रकार से आईसीटी और सब व्याख्या सहित रिवीजन हो गया। एक क्लास इसकी और आएगी जिसमें 30 क्वेश्चन और है, जो हिंदी सब्जेक्ट के हैं वो है, या अगर ये हिंदी के तो वो हिस्ट्री के हैं, एक ही बात है। तो इस प्रकार से कुल 90 क्वेश्चन का अभ्यास 3 वीडियो में आपके करवा देंगे, जो भी लेटेस्ट आए थे 3-4 महीने पहले। तो ये उपयोगी है क्लास आपके लिए। धन्यवाद।